हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी पोम नंबर 3 जिसका नाम है पोम्स बाय ब्लैक। देखो, पोम्स बाय ब्लैक का मतलब है जो हमारे पोएट हैं ब्लैक, उनके द्वारा जितनी भी कविताएं लिखी गई है उनमें से दो कविताएं हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारी पोम्स बाय ब्लैक की तरफ। देखो, स्टार्टिंग में हमेशा जो इंट्रोडक्शन होता है पोइट का वो दिया हुआ होता है। ठीक है, तो रीड करते हैं इंट्रोडक्शन लाइन टू लाइन। विलियम ब्लैक वॉज अ पोएट, पेंटर एंड इनग्रेवर। जो विलियम ब्लैक हैं वो एक कवि तो है ही, साथ में अच्छे पेंटर भी थे, मतलब वो काफी अच्छी पेंटिंग भी करते थे। एंड इनग्रेवर, इनग्रेवर मतलब होता है किसी चीज को उखेर के जो हम प्रस्तुत करते हैं उस चीज के लिए वर्ड यूज होता है इनग्रेवर। ही अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना। द रैशनलिज्म एंड मटीरियलिज्म ऑफ हिज टाइम्स, ये जो दो मूवमेंट्स थे, रैशनलिज्म और मटीरियलिज्म मतलब विवेकवाद और भौतिकवाद, जो उनके टाइम में ये मूवमेंट्स चले थे उस चीज से ये घृणा करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको ये स्टार्टिंग की जो लाइन है कि विलियम ब्लेक वॉज अ पोइट, पेंटर एंड इनग्रेवर, ये आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। What he saw and painted were human beings beset with evil, yet striving for the divine within them. अब देखो, जो भी उन्होंने देखा और अपनी जो पोम्स है उनमें पेंटेड किया है ना, वो पेंटिंग के थ्रू हर चीज को कलरफुल बना देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ये चीज। ठीक है, उसमें इन्होंने जो मानव है उनके अंदर जो ईवल है, लेकिन फिर भी मानव किसके लिए प्रयास करता है कि जो उनके अंदर डिवाइन है, दिव्य चीजें हैं, उनको ढूंढता है, उनकी खोज में रहता है, वो चीज उन्होंने हाईलाइट की है। मतलब ईवल होते हुए भी मानव क्या मतलब ढूंढना चाह रहा है, डिवाइन ढूंढना चाह रहा है अपने अंदर, उन गुणों को, उन वर्चूज को इन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, चले आगे। ब्लैक लिरिक्स, जो ब्लैक की लिरिक्स हैं, लिरिक्स मतलब कोई चीज हम लयबंद तरीके में लिखते हैं, जो पोम्स हैं इनकी, अपियर्ड इन 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब 2 सेट ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स मतलब होता है संग्रह, 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम्स में है। पहला जो सेट है उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, फ्रॉम विच द डिवाइन इमेज हैज बीन चूजन। जो हमारी फर्स्ट पोम है, देखो ये वाली द डिवाइन इमेज, वो कहाँ से ली गई है? जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम की वॉल्यूम है वहां से ये पोम हमारे सिलेबस में दी गई है यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि द डिवाइन इमेज है वो कौन से वॉल्यूम में से ली गई है? तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो वॉल्यूम है, संग्रह का नाम है, उनमें से द डिवाइन इमेज पोम यहाँ पे ली गई है। एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो सेकंड वॉल्यूम है, संग्रह है, उसका नाम क्या है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रॉम विच द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट हैज बीन टेकन। आगे जो सेकंड पोम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, वो कहाँ से ली गई है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या है? नाम है उनके वॉल्यूम्स के। तो जो दोनों संग्रह है उसके नाम याद होना चाहिए, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से क्या ली गई है? द डिवाइन इमेज जो पोम है वो वहां से ली गई है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से कौन सी पोम ली गई है? द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटिंग द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल, इसके अंदर जो दो विरोधाभास बताया गया है द डिवाइन इमेज में और जो द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट है, कि जो ह्यूमन है, मानव की आत्मा है, उसके दो अपोजिट साइड हमें बताए गए हैं। एक जो डिवाइन है, एक जो डिस्टॉर्टेड है या जो इवल वर्च्यूज है इंसान के अंदर, वो बताए गए हैं। मोस्ट ऑफ द पोम्स इन द फर्स्ट वॉल्यूम हैव काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड। देखो, जितनी भी पोम्स है फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसका अपोजिट काउंटर पार्ट हमें दिया गया है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर।
क्लियर है स्टूडेंट्स? इसलिए ये दोनों पोम्स हमारे सिलेबस में दी गई है, बुक में दी गई है। पहले हम पढ़ेंगे द डिवाइन इमेज और उसी का जो काउंटर पार्ट है जो कि सेकंड वॉल्यूम से लिया गया है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है, जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। देखो द डिवाइन इमेज में पहले जो वर्च्यूज है इंसान के वो बताए जाएंगे और सेकंड जो इसका काउंटर पार्ट है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसमें बताए जाएंगे कि ये वर्च्यूज कैसे ह्यूमन माइंड में आने के बाद विकृत हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए ताकि हम दोनों जो पोम्स पढ़ेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उन्होंने वर्च्यूज की बात की है, जो ह्यूमन बीइंग के गुड डीड्स हैं उनकी बात की गई है, लेकिन इसके अपोजिट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इन चीजों का विकृत रूप शो किया गया है। इसलिए इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट में लिखा गया है, मतलब दोनों पोम्स एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, यहाँ पे विरोधाभास में है। आई बात समझ में? तो चलते हैं हमारी फर्स्ट पोम की तरफ जिसका नाम है द डिवाइन इमेज। देखो द डिवाइन इमेज कहाँ से ली गई है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये क्या है? जो वॉल्यूम है, जो संग्रह है, उसका नाम है, उसमें से ली गई है। देखो संग्रह क्या होता है? संग्रह मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का नाम है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। उसमें खूब सारी पोम्स हैं और उसका एक संग्रह बनाया हुआ है, उसमें से एक पोम है द डिवाइन इमेज जो अपने यहाँ पे दी गई है। ठीक है, दूसरा जो संग्रह है उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसमें से जो पोम ली गई है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसका नाम है। ठीक है, वॉल्यूम का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, और उसमें से जो पोम ली गई है उसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये दोनों कंफ्यूज मत होना, एक तो वॉल्यूम का नाम है, फिर जो द डिवाइन इमेज है वो कविता का नाम है। ठीक है, बहुत सारी कविता है, उनमें से एक कविता ली गई है। वैसे ही द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट भी पोम का नाम है। जो संग्रह है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वो पूरी एक वॉल्यूम का नाम है। सपोज करो एक पूरी बुक है, उसमें खूब सारे चैप्टर्स है या खूब सारी पोम्स लिखी हुई है, उनमें से हम एक पोम पढ़े। ठीक है, क्लियर है? वॉल्यूम, संग्रह और पोम में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों जो वॉल्यूम्स है उनका फर्स्ट वॉल्यूम का नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ठीक है, उसमें से जो पोम ली गई है द डिवाइन इमेज। सेकंड जो वॉल्यूम है उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसमें से जो पोम ली गई है उसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? चले हमारी पोम की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट पोम है द डिवाइन इमेज। ठीक है, इमेज मतलब आप समझते हैं, डिवाइन का मतलब जो दिव्य है, अद्भुत है, ईश्वरीय है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, all praise in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. Very very important। देखो यहाँ पे मर्सी का एम कैपिटल है, पीटी का पी, पीस का भी पी और एल का लव। मतलब ये जो चारों गुण हैं, वर्चूज हैं, उनको पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण करना। मतलब आप किसी आइडिया, मानवीकरण का मतलब होता है कि कोई इनह्यूमन चीज हो जो मानव नहीं है उसको मानव के गुण प्रदान करना। वैसे ही जो ये मर्सी, पिटी, पीस एंड लव है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, इनको मानव के गुण यहाँ पे दिए गए। इनको मतलब ऐसे बिहेव किया गया कि ये गुण कैसे इंसान के अंदर रहते हैं, क्या क्या करते हैं, इनको यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। तो जैसे मर्सी, मर्सी मतलब क्या होता है? दया। पिटी मतलब करुणा। पीस मतलब शांति एंड लव मतलब प्रेम। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। प्रे मतलब प्रार्थना करना, डिस्ट्रेस मतलब होता है आप किसी ग्रेट पेन या अत्यधिक पीड़ा में हो। तो जब इंसान डिस्ट्रेस में होता है तो प्रे करता है, प्रार्थना करता है, किस चीज के लिए? मर्सी के लिए, दया के लिए, पिटी के लिए, करुणा के लिए, पीस मतलब शांति के लिए, एंड लव मतलब प्रेम के लिए। आई बात समझ में? एंड टू दीज वर्च्यूज, ये जो गुण है ऑफ डिलाइट, डिलाइट मतलब जो आनंद प्रदान करते हैं, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस का मतलब होता है हम किसी के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, है ना? तो रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। जब इंसान डिस्ट्रेस में होता है तो वो प्रे करता है कि मर्सी, पिटी, पीस और लव उसको प्राप्त हो, और ये जो वर्च्यूज उनको आनंद प्राप्त करते हैं। और फिर रिटर्न में जो मनुष्य है वो क्या करता है? थैंकफुलनेस मतलब इसका जो ग्रेटिट्यूड है वो व्यक्त करता है, थैंक्स देता है, धन्यवाद देता है।
किनको? इन वर्चूज को। क्यों? क्योंकि जब इंसान डिस्ट्रेस में होता है तो ये वर्चूज ही हैं जो उसको आनंद और डिलाइट प्रोवाइड करवाते हैं और अत्यंत पीड़ा और दुख की जो उसकी कंडीशन है उससे उभार के उसको बाहर लेके आते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे, बहुत इजी है। देखो आगे क्या बताया गया है। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care। मतलब जो मर्सी, पिटी, पीस एंड लव है, ये जो वर्चूज है वो किसके किसके ईश्वरीय वर्चूज है। गॉड आर फादर डियर, गॉड को फादर बोला गया है क्योंकि सबके जो जन्मदाता है वो कौन है? भगवान है। इसलिए गॉड के लिए वर्ड यूज हुआ है फादर डियर। मतलब ये सारी ईश्वरीय दिव्य चीजें हैं। आई बात समझ में? एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। जो गॉड के चाइल्ड हैं वो कौन है? हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। और मैन के अंदर जब ये सारी चीजें आ जाती है तो वो भी कैसे आ जाते, वो भी कैसा हो जाते हैं? गॉडली हो जाते हैं, ठीक है। केयर और हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, ये सारे जो वर्चूज हैं। कहने का मतलब ये है कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ये सारे दैविक चीजें हैं, ईश्वरीय चीजें हैं जो कि गॉड में है, जो हमारे फादर फिगर हैं। लेकिन जब ये मनुष्य अपने अंदर धारण कर लेता है हिज चाइल्ड एंड केयर, तो एज अ हम किसके चाइल्ड हैं? गॉड और फादर के, गॉड के चाइल्ड हैं। और केयर मतलब हमें भी ये प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। और जो ऐसा मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो भी कैसा हो जाता है? ईश्वरीय और दिव्य हो जाता है, ठीक है। जिसके मन में और जिसके अंदर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ये चार वर्चूज हैं, वो कैसा हो जाता है? गॉडली हो जाता है। क्योंकि ये वर्चूज किससे बिलोंग करते हैं? गॉड से बिलोंग करते हैं, फादर डियर जो कि हमारे जन्मदाता हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलें। For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress। देखो ये सारे वर्चूज हैं, उनको बताया गया है कि ये मानव के क्या है? जो मर्सी है ना, दया है, वो ह्यूमन के हार्ट, मानव के हृदय में रहती है, ठीक है। आप किसी को दया दिखाते हैं तो किससे दिखाते हैं? ये इमोशन कहाँ से आता है? आपके दिल में रहता है, आपके हर्ट में रहता है। इसलिए बोला गया है कि जो मर्सी है वो जो ह्यूमन है उसका हार्ट। आई बात समझ में? क्योंकि मर्सी कहाँ रहती है? दया कहाँ रहती है? आपके हृदय में रहती है। पिटी अ ह्यूमन फेस, आप किसी पे करुणा करते हैं तो आपके फेस पे दिखता है। इसलिए बोला गया है पीटी क्या है? आपका फेस है, आपके फेस पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस चीज को। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो प्रेम है वो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन मतलब मनुष्य को कैसा बनाता है? दिव्य बनाता है, दैविक बनाता है, ईश्वरीय बनाता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और पीस जो शांति है वो कैसे है? जैसे ह्यूमन की जो ड्रेस होती है, उसकी जो वस्त्र होते हैं वो इंसान को कैसे शो करते हैं? बड़ा सजा धजा के शो करते हैं, भारी जो आवरण है। तो पीस उसी तरह है, मनुष्य को सभ्य और भारी जो आवरण है वो एकदम शांत शो करती है। इसलिए पीस जो शांति है उसको जो ह्यूमन की ड्रेस से कंपेयर किया गया है। बताया गया कि वो जैसे इंसान वस्त्र धारण करता है वैसे ही इंसान जब पीस को धारण करता है तो वो बड़ा सुशोभित दिखाई देता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मर्सी है उसको किससे कंपेयर किया गया है, मतलब क्या बोला गया है उसके बारे में कि वो ह्यूमन हार्ट है, और जो पिटी है वो ह्यूमन फेस है, और जो लव है वो फॉर्म डिवाइन है, और जो पीस है वो कैसी है? ह्यूमन ड्रेस, ड्रेस की तरह है, ठीक है। समझ आ गया ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मर्सी है वो हमारे हाथ में रहती है, हमारे हृदय में रहती है। जो पिटी है, जो करुणा है, वो इंसान के फेस पे दिखाई देती है। जो लव है वो जो इंसान है उसको डिवाइन बनाता है। और जो पीस है, पीस जैसे एक ड्रेस इंसान को सुशोभित करती है, वैसे ही जो पीस है, शांति है, ये जो वर्चू है वो इंसान को बड़ा सुशोभित करके और बड़ा डिसेंट तरीके से शो करता है। इसलिए ऐसा यहाँ बोला गया है ब्लैक के द्वारा, जो हमारे कवि हैं। क्लियर है? देखो ये द डिवाइन इमेज, देखो मैंने स्टार्टिंग में जब ब्लैक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब बताया गया था कि वो पेंटर भी हैं, इनग्रेवर भी हैं, साथ में पोइट भी है। देखो उनकी जितनी भी पोम्स है उन्होंने बड़े पेंट करके कलरफुल तरीके में
मतलब शो की है। और ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको उखेरा है उन्होंने बाकायदा, इसलिए उनको पेंटर और इनग्रेवर बोला गया है। हर चीज बड़ी कलरफुल तरीके से देखो कितने अच्छे से पेंट करके, ये जो पेजेस आप देखोगे द डिवाइन इमेज के, वो इस तरीके से है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई बात समझ में, कितना अच्छा उन्होंने पेंटिंग करके पूरा शो किया है देखो। इसलिए उनको पेंटर, इनग्रेवर और पोइट तो वो थे ही। आई बात समझ में, इसलिए ये वर्ड्स यूज हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इनका तरीका है इनके हिसाब से यूनिक था। ये पहले पोइट ऐसे थे जिन्होंने पोम्स को इस तरीके से प्रस्तुत किया हमारे सामने। क्लियर है स्टूडेंट्स? इनकी सारी कला यहाँ पे है, पोइट्री तो है ही अच्छी, साथ में ये जो पेंटिंग है और ये जितने भी वर्ड्स हैं उनको उखेरा है उन्होंने, इसलिए उनके लिए जो वर्ड यूज हुआ है इनग्रेवर यूज हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखो, आगे क्या लिखते हैं। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, एवरी मैन मतलब हर एक व्यक्ति, ऑफ एवरी क्लाइम, क्लाइम मतलब होता है जलवायु, मतलब हर एक व्यक्ति हर एक जलवायु का, हर एक रीजन का, हर एक स्थान का, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब दुख, दुख के अंदर, अत्यधिक पीड़ा के अंदर प्रे करता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, जो मनुष्य की फॉर्म डिवाइन है ना, उसके लिए कौन कौन से वर्चूज है जिनके लिए वो प्रे करता है। लव, मर्सी, पिटी एंड पीस। लव मतलब प्रेम, मर्सी मतलब दया, पिटी मतलब करुणा, पीस मतलब शांति के लिए। अपन को ये सारे वर्चूज कब चाहिए? जब कोई इंसान डिस्ट्रेस में हो, दुख में हो, अत्यंत पीड़ा में हो, तभी तो हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और एवरी मैन, हर एक व्यक्ति करता है प्रार्थना। ऑफ एवरी क्लाइम, हर एक जलवायु का, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन जब वो डिस्ट्रेस में होता है तो प्रे करता है इन वर्चूज के लिए। और ये वर्चूज क्या प्रोवाइड करते हैं? उस वक्त आपको डिलाइट प्रोवाइड करते हैं और आनंद प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चले आगे। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और ऑल मतलब हर एक व्यक्ति जो ये ह्यूमन फॉर्म है, ये जो चीज है, इससे लव करता है। इन हीथन, टक और जू, मैम ये क्या वर्ड्स हैं? देखो, हीथन मतलब होता है गैर धार्मिक व्यक्ति, जो धर्म में बिलीव नहीं करता है ना। टक, टक मतलब जो टर्की में जो लोग रहते हैं उनके लिए वर्ड यूज हुआ है टक। और जू, जू भी जो यहूदी होते हैं उनके लिए, मतलब आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक व्यक्ति इन चीजों के अंदर जो ह्यूमन फॉर्म है, डिवाइन दिव्य जो ये वर्चूज है, उनके अंदर विश्वास रखते हैं। किसी जाति रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है टू लिव या निवास करना। देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। देखो आगे क्या बोला है कि हर एक व्यक्ति मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म्स, इनसे लव करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे, वेयर मतलब जहां पे, मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, जहां पे मर्सी, लव और पिटी रहती है, ये वर्चूज जहां रहते हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहां पे भगवान स्वयं रहते हैं। कहने का मतलब, यदि इंसानों में ये वर्चूज है तो वहाँ ही भगवान का निवास भी है, क्योंकि गुड वर्चूज में ही गॉड का निवास है। आई बात समझ में? इस तरीके से इस पूरी पोम में द डिवाइन इमेज के अंदर जितने भी वर्चूज हैं, मेनली 4 वर्चूज का नाम लिया गया है, मर्सी, पिटी, लव एंड पीस। ठीक है, ये रहते हैं। तो ये कौन सी साइड शो की है? जो मानव है उसकी जो गुड साइड है उसको यहाँ पे द डिवाइन इमेज में शो किया गया है, जो कि कौन से संग्रह से ली गई है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ये वाला लाइन भी ध्यान रखना कि गॉड कहाँ रहते हैं, जहाँ पे ये वर्चूज रहते हैं तो वहां पे भगवान का भी निवास है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वो ये थी, जो ये कंपैरिजन किया गया था ना, यहाँ पे बताया गया है कि मर्सी क्या है? ह्यूमन हार्ट है। पिटी क्या है? ह्यूमन फेस है। लव क्या है? ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है। और पीस क्या है? द ह्यूमन ड्रेस है। ये हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। इस वाले स्टैंजा में ये बन सकता है कि गॉड को क्या बोला गया है यहाँ पे? फादर डियर। जो फादर डियर है वो किसके लिए यूज हुआ है? गॉड के लिए यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है?
तो यहाँ पे द डिवाइन इमेज पूरा जो पॉजिटिव साइड है वर्चूज की वो एक्सप्लेन की गई है, जो कि कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से। अब देखो दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि जो सेकंड है वो इसका काउंटर पार्ट है, इसके कॉन्ट्रास्ट में विरोधाभास में बताया गया है। अब देखो ये सारे गुड वर्चूज हैं जहाँ गॉड का निवास होता है, ठीक है, लेकिन अब इसका विकृत रूप द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में बताया गया है, जो कि कहाँ से ली गई है, जो वॉल्यूम का नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है। मैम आप कहना क्या चाहते हो, मतलब अभी जितने भी वर्च्यूज काउंट करवाए हैं उसके जो पॉजिटिव साइड बताई है, अब उसी का नेगेटिव साइड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब मानव जाति जब लोभ लालच सांसारिक चीजों में मतलब उलझ के रह जाती है, तब ये जितने भी वर्चूज है उसको कैसे तोड़ मरोड़ के अपने स्वार्थ के लिए इन चीजों को यूज करती है, ये हमें बताया गया है इस वाली कविता में। इसलिए इन दोनों कविता को साथ साथ हमारे सिलेबस में दिया है, ताकि पहले हम तो वो द डिवाइन इमेज देखें, फिर जो मानव का विकृत रूप है उसका दोगलापन है वो हमारे सामने आएगा इस पोम के अंदर। तो ये चीज दिमाग में रखना, इसमें फिर जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं कि कैसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मतलब मैनिपुलेटाइज करता है, उनका शोषण करता है, और कैसे है ना पिटी के नाम पे, मर्सी के नाम पे, पीस और लव के नाम पे उनको डरा के रखता है, अपनी क्रूरता दिखाता है और उनका शोषण करता है। आई बात समझ में? आते हैं हमारी सेकंड पोम का नाम, जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। मैम इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन मतलब तो मानव होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो अपन हमेशा बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज जिसको छुआ ना जा सके, ऐसी चीज जिसको मतलब केवल महसूस किया जा सकता है ना, जैसे आइडिया हो गया, कोई लव है, पीस है, ये सब क्या है, थॉट्स है ना, वर्चूज क्या है, थॉट्स है, इनको छुआ नहीं जा सकता। लेकिन मैम एब्स्ट्रैक्ट फिर भी समझ नहीं आया, सपोज करो ये मोबाइल है, इसको मैं छू सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसकी फिजिकल चीज है, इसका स्ट्रक्चर है जिसको मैं महसूस कर सकती हूँ, छू सकती हूँ। लेकिन अभी मैं बोलूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए पिटी है, दया है, तो अब क्या तुम दया को टच कर सकते हो? क्या उसको छू सकते हो? नहीं ना। तो ये चीजें हो गई एब्स्ट्रैक्ट, जिसको छुआ ना जा सके। आई बात समझ में? क्लियर है? द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो इसमें बताया जाएगा, पहले एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप इन चीजों को अपने दिमाग में कोरिलेट कर पाए। इसमें बताया जाएगा कि कैसे जो ये पीस है, ये जो अच्छे वर्चुअस चीजें हैं, इनको कैसे तोड़ मरोड़ के डिस्टॉर्टेड करके, जैसे कैसे है ना इनके नाम पे लोगों का शोषण किया जाता है। ठीक है मैम, ये इमेज तो क्लियर हो जाएगी। बाद में बताया गया है, एक ट्री की कल्पना की गई है कि ये जितने भी बुरी चीजें हैं उसमें बुरे बुरे जो फल लग रहे हैं लालच के, वो एक ट्री है, वो भी हमारे दिमाग में ही बनाना है हमें। रियल में ऐसा कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारे ट्रीज एंड में बताया जाएगा कि ये सारी जो बुराइयां हैं और इनकी जड़ का है, जो इंसान है उसके खुद के माइंड में है, ठीक है, और वो कहीं बाहर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग में है ये सारी चीजें, ये सारे थॉट्स हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन केवल महसूस किया जा सकता है। क्लियर है? चले हमारे पोम नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, नाम क्लियर हो गया, कहाँ से लिया गया है, वॉल्यूम का नाम आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। देखो अब दिमाग को चेंज कर लो, पहले हम पॉजिटिव वर्चूज की तरफ फोकस कर रहे थे, अब यहाँ पे नेगेटिव चीजें आएंगी। यहाँ पे जो ह्यूमन है मतलब उसका असली चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, चले। Pity would be no more if we did not make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we. Very very important line. ये बोल रहे पिटी, पिटी मतलब करुणा होगी ही नहीं यदि किसी व्यक्ति को हम पुअर बनाएंगे नहीं। यदि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा तो उसको करुणा दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अगले को गरीब बनाता है, फिर दिखावे के लिए उसको पिटी मतलब करुणा दिखाता है। आई बात समझ में? एंड मर्सी नो मोर वुड बी, जो मर्सी है, दया है, वो भी नहीं होगी यदि सब इक्वली हैप्पी हैं। इफ ऑल वर हैज हैप्पी हैज वी का मतलब यह कौन है, जो मानव है, जो हम ह्यूमन बींग्स है, उसके लिए वी यूज हुआ है। यदि सब बराबर खुश हैं तो फिर हमें दया दिखाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी, होगी नहीं। इसलिए
दुखी होना जरूरी है, दुखी होगा कोई व्यक्ति तो हम उसको जाके दया दिखाएंगे, यदि कोई व्यक्ति पुअर होगा तो जाके हम पिटी दिखाएंगे। देख लिया दोगला। तो इंसान चाहता है कि कोई पुअर रहे, कोई दुखी रहे, तभी तो हम पिटी और मर्सी उसको दिखावटी रूप में जाके दिखाएंगे और उसको संतावना देंगे, हम तेरे साथ हैं। लेकिन इन रियलिटी वो उसके साथ नहीं है, वो केवल अपने स्वार्थ की वजह से किसी पे पिटी दिखाता है और किसी पे मर्सी दिखाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? पिटी वुड बी नो मोर, होगी ही नहीं, मतलब ऐसा बताया कि पिटी होगी ही नहीं यदि हम किसी को, इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, किसी को गरीब नहीं बनाएंगे तो हम पिटी कैसे दिखाएंगे? इसका मतलब बनाएंगे किसी को, ठीक है। एंड मर्सी नो मोर कुड बी, और मर्सी होगी ही नहीं यदि सब हमारे इक्वल हैप्पी होंगे। इसका मतलब कोई ना कोई दुखी होना चाहिए, इंसान यही चाहता कोई दुखी होगा तो जाके हम उसको दया दिखाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? चलिए आगे। देखो हर एक वर्चू का नेगेटिव बताया है कि पिटी कब होगी? जब कोई पुअर होगा, और मर्सी कब होगी? जब कोई दुखी होगा। यदि सब हैप्पी हैं तो मर्सी रहेगी ही नहीं। And mutual fear brings peace. Till the selfish loves increase, then cruelty knits a snare and spreads his baits with care. Very very important. अब देखो, अब ये पहले स्टार्टिंग की 2 लाइन समझने की कोशिश करना, उसके बाद ये लास्ट की 2, ठीक है। एंड म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब क्या होता है? आपसी, एक हाथ ले एक हाथ दे, मतलब आपसी, ठीक है। फियर ब्रिंग्स पीस, आपसी फियर, फियर मतलब क्या होता है? डर। आपसी जो हमें डर बना हुआ है उसकी वजह से हम शांत हैं, पीस में है। कहने का मतलब क्या है? हम ऐसे, हमारे अंदर ये वर्चू नहीं है पीस का, लेकिन क्योंकि हम आपस में जो डर बना हुआ है, डर की वजह से हमने शांति बनाई रख रखी है। किसकी बात चल रही है? मानव की बात चल रही है। क्योंकि मानव डर में है इसलिए वो शांति का दिखावा कर रहे हैं। इन रियलिटी शांति का वर्चू उनके अंदर नहीं है। मैडम नहीं आया समझ में? सपोज करो कि मैंने एक मर्डर कर दिया और मुझे पता चले मुझे सजा नहीं मिलेगी, तो मैं 5-6 और कर दूंगी, ठीक है। कहने का मतलब है डर नहीं है, मतलब डर नहीं होगा तो मैं गलत काम करने में संकोच नहीं होगा। लेकिन वहीं मुझे डर है कि यदि मैं ऐसा गलत काम करूंगी तो मुझे सजा हो सकती है, इसलिए मैं शांत बन के बैठी हूँ कि नहीं, मैं तो बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। आई बात समझ में? यही ये चीज बोलना चाह रहा है कि जो म्यूचुअल फियर है, आपस में जो डर है, उसकी वजह से पीस है, जबकि इसलिए नहीं है कि उनके अंदर ये वर्चू है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, और पीस कब तक है? जब तक व्यक्ति का खुद का जो स्वार्थ के, सेल्फिश खुद के लिए जो स्वार्थ है वो इंक्रीज नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये पीस है, ये म्यूचुअल फियर है। जैसे इंसान का स्वार्थ हैवी होने लगता है, पीस साइड में रह जाती है और वो क्या करता है, आगे बताया गया है। देन जब ऐसा होता है कि सेल्फिश लव इंक्रीज, तब क्या होता है? देन क्रुएलिटी मतलब क्रूरता जो है, क्निट्स, क्निट्स मतलब होता है टू वीव, किसी चीज को बुनना। अ स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप और जाल। जब आपका सेल्फिश लव इंक्रीज होता है तो क्रुएलिटी आ जाती है। क्रुएलिटी कैसे आ जाती है? कोई चल के नहीं आती, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। क्रूरता आपके अंदर आ जाती है और वो क्या करती है? जाल बुनने लगती है। एंड स्प्रेड्स हिज बेट्स विथ केयर, स्प्रेड्स मतलब फैलाना, हिज बेट्स, बेट्स मतलब होता है चारा। आपने देखा होगा कभी अपन मछली को पकड़ने जाते हैं तो ऐसे छोटे कुछ डालते हैं ताकि वो उसके लोभ में आके और फंस जाए, तो वैसे ही इंसान को प्रलोभन देते हैं ये सारी चीजें, और विद केयर्स, और बड़े ध्यान पूर्वक उनको अपने जाल में फंसा लेती है। कौन? क्रुएलिटी, क्रूरता। कब ऐसा होता है? जब सेल्फिश लव इंक्रीज होता है, और ये जो पीस का आडंबर है वो केवल म्यूचुअल फियर की वजह से है ना, सच में कोई पीस नहीं है। और जब टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज, जब आपके अंदर आपका स्वार्थ इंक्रीज होता है, आपके लिए खुद का प्रेम क्या होता है? और गए सारी चीजें भाड़ में, जो भी है हम है, हमारे लिए करेंगे। तो जो सेल्फिश लव इंक्रीज होता है तब क्या होता है? तब जो क्रुएलिटी है ये क्नीट्स मतलब वीव करती है, बुनती है, स्नेयर, स्नेयर मतलब एक ऐसा जाल बुनती है, और फिर क्या करती है? स्प्रेड करती है, फैलाती है हिज बेट्स। हिज यहाँ पे कौन है? ये जो क्रुएलिटी है इसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? क्रूरता की बात हो रही है। बेट्स मतलब अपना चारा डालती है, प्रलोभन डालती है, विथ केयर, विथ केयर मतलब बड़े ध्यान से, और आपको कब अपने जाल में फंसा लेती है, लोभ लालच देख के आपको पता भी नहीं चलता,
ठीक है, क्लियर है ये वाला? आगे करते हैं। अब देखो, he sits down with holy fears and waters the ground with tears. Then humility takes its roots underneath his foot. Very very important lines. देखो, थोड़ा इमेजिनेशन करना सीखो, आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, इन चीज़ों को है ना, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं लेना, थोड़ा दिमाग के आप द्वार खोलो अपने, तब ये चीज़ें समझ में आएगी कि ये सारे थॉट्स किस कैसे बात कर रहे हैं। आपकी कल्पना जो शक्ति है उसको बढ़ाओ थोड़ा, वरना ये पोम समझ में नहीं आएगी विलियम ब्लैक की। ठीक है, ही सिट्स डाउन विथ होली फियर्स। अब देखो, जो ये आडंबर ओढ़ रखा है कि हम तो आपकी भलाई कर रहे हैं, लेकिन सच में ये नहीं है। सच में जो क्रुएलिटी है वो क्या है, मतलब सिट डाउन विथ होली फियर्स, आप पे क्रूरता हो रही है। होली मतलब जो पवित्र हैं, फियर्स मतलब रिलीजन के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे आपको डराया धमकाया जा रहा है। और सच में हो क्या रहा है, आपके साथ क्रूरता हो रही है, गलत व्यवहार होता है, लेकिन उसने आडंबर कैसा पहन रखा कि हम तो आपकी अच्छाई कर रहे हैं। आई बात समझ में? एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स। वाटर्स द ग्राउंड, इमेजिन करो एक ग्राउंड है, उसको अपने आंसुओं से पानी दे रही है, मतलब उसको पनपा रही है। कहने का मतलब है जितनी भी गलत चीजें हैं, वो आडंबर तो किसका ले रखा है, अच्छाई का, हम आपकी अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या कर रही है, वो सारी जो बुरी चीजें हैं उनको वाटर कर रही है। वाटर कर रही है मतलब पानी प्रोवाइड कर रही है, किसके द्वारा, जो टीयर्स है आपके आंसुओं के द्वारा। वाटरिंग का मतलब समझते हो, कोई पौधा होता है, उसको हम पानी देंगे तभी तो वो अच्छे से फूलेगा फलेगा। सेम चीज में ये जितनी भी ये है ना बैड वर्च्यूज हैं, उनको भी पानी दिया जा रहा है विथ टीयर्स, टीयर्स के साथ, आंसुओं के साथ। फिर क्या होगा, यहाँ क्रुएलिटी की बात हुई है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट। फिर जब पानी दिया जा रहा है ग्राउंड में, एक इमेज बनाई जाएगी। देखो इमेज देखो तुम, कि जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, टीयर्स के साथ वाटर। फिर देखो ह्यूमैलिटी, विनम्रता, टेक इट्स रूट्स, वो अपनी जड़ें फैलाएगी अंडरनीथ हिज फूट। हिज कौन है यहाँ पे, जो क्रुएलिटी है, क्रूरता है, उसके पैरों के नीचे कौन पनप रहा है, ह्यूमैनिटी पनप रही है। ये बात यहाँ पे समझाना चाह रहा है। क्लियर है? अब देखो कहना क्या चाहता है ये, कि अब आप बताओ, दोनों अपोजिट आइडियाज, एक तो विनम्रता, एक क्रूरता, दोनों साथ कैसे रह सकती है, नहीं रह सकती। लेकिन इंसान के साथ क्रूरता हो रही है, लेकिन उसको क्या बोला जा रहा है कि हम तुम्हारा विनम्रता के साथ तुम्हारा फायदा कर रहे हैं। उनको होली फियर्स मतलब धर्म के नाम पे, और उनको फंसाया जाता है। और ठीक है, और फिर जो क्रूरता है वो दिखावा करती है कि हम तो ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता का आडंबर ओढ़ के दिखावा करती है कि हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि क्रुएलिटी के नीचे जो रूट्स हैं ह्यूमैलिटी की, वो उसके फुट के नीचे पनप रही है। कहने का मतलब है इन रियलिटी ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्रुएलिटी है वो ऐसे झूठा दिखावा कर रही है, आंसू बहा रही है, और बोल रही है कि हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। ह्यूमैलिटी उसके नीचे, उनके रूट्स के नीचे पनप रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे। अब उसके बाद क्या होता है, soon spreads the dismal shade of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery। ठीक है, soon spread बहुत जल्दी, spread मतलब फैला लेती है, dismal, dismal का मतलब होता है gloomy और डिप्रेशन। शेड, शेड मतलब अपनी परछाई फैला लेती है। जब ये सारी चीजें होगी, क्रुएलिटी होगी, क्रुएलिटी के नाम पे आपका शोषण होगा, ठीक है, तो क्या होता है, ये एकदम मतलब पूरी तरीके से घेर लेती है। ऑफ माइस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। अब देखो ये सारी चीजें होगी तो आपको एक मिस्ट्री और रहस्य घेर लेगा। ओवर हिज हेड, पूरी तरह से, हेड का ओवर हिज का मतलब यहाँ पे क्रुएलिटी भी है, और जो मानव हेड है उससे भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये सारे थॉट्स हैं किसके अंदर, मनुष्य के स्वयं के अंदर ही तो हैं ये सारी बुराइयां हो या अच्छाई। ठीक है, एंड द कैटरपिलर, कैटरपिलर का मतलब होता है लार्वा, है ना, छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनके लिए यूज हुआ है कैटरपिलर। एंड फ्लाई, फ्लाई मतलब आप समझते हो मक्खियाँ। फीड ऑन द माइस्ट्री, ये जितनी कीड़े हैं, मक्खियाँ हैं, वो फीड, फीड मतलब उनको पोषण मिलेगा इस मिस्ट्री के ऊपर, जो जितनी भी बुराइयां हैं उनके ऊपर।
आई बात समझ में? कहने का मतलब है ये जो बुराइयां हैं वो पनपने लगेगी इस रहस्य, इस मिस्ट्री के ऊपर, जो कि किसकी वजह से है? क्रुएलिटी की वजह से है। उसने जो आडंबर ओढ़ रखा है ह्यूमैनिटी के नाम पे, उसके ऊपर ये सारी बुराइयां मतलब फीड होगी, पलेगी, उसको पोषण मिलेगा, इन सारी बुराइयों को पोषण मिलना चालू हो जाएगा। ये जो कैटरपिलर्स हैं, कीड़े हैं, ये मक्खियां हैं, किसका प्रतीक है? बुरी चीजों का, है ना? तो ये सारी पनपने लगेगी। ये मिस्ट्री क्यों है? क्योंकि ये जो रहस्य ही तो है, डायरेक्ट नहीं बोला गया है ना, चीजों को घुमा फिरा के, जो क्रुएलिटी है उसने ह्यूमैनिटी का आडंबर ओढ़ रखा है, इसलिए इसको रहस्य बोला गया है, मिस्ट्री बोला गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे। अब देखो, and it bears the fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, and the raven his nest has made in its thickest shade। अब देखो यहाँ पे भी एक इमेज यूज की गई है, and it bears the fruit of, ये जो मिस्ट्री है और जो पेड़ लगा है जिसकी रूट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा? फल लगेगा, किसका? डिसीट का। डिसीट मतलब धोखे का, झूठ का, फरेब का, ठीक है। रूडी एंड स्वीट टू ईट, रूडी मतलब होता है लालिमा लिया हुआ या रेड कलर का होता है ना, एंड स्वीट टू ईट, ये फ्रूट जो डिसीट का है, धोखे का जो फ्रूट है, वो जो फल है वो खाने में कैसा है? दिखने में तो बड़ा लाल सा है और खाने में बड़ा मीठा है, स्वीट है। एंड द रेवन, रेवन मतलब होता है काले कलर का कोआ, है ना, उसको रेवन बोलते हैं। हिज नेस्ट, अब देखो रेवन जो है, कोआ जो है, वो किसका प्रतीक है? बुराई का, डेथ का, ठीक है। कोआ इसका प्रतीक है। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा जो रेवन है उसको बैड ओमेन, मतलब बुरे, बैड ओमेन का, बुरे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। नेस्ट मतलब घोंसला बनाना, हैज मेड, एंड इन इट्स थिकेस्ट सेड, ये जो ट्री है जिसपे धोखे का फल लग रहा है, जो कि खाने में बड़ा स्वीट है, दिखने में बड़ा रूडी है, मतलब लाल कलर का है ना, उस ट्री के अंदर जो रावण है वो अपना क्या बना लेगा? नेस्ट बना लेगा, अपना घर बना लेगा इन द थिकेस्ट शेड, इसकी जो थिकेस्ट शेड है, मतलब जो परछाई है, शेड है, एकदम घनी जो परछाई है, उसके अंदर अपना नेस्ट बना लेगा। कहने का मतलब है जो बुराइयां हैं वो मनुष्य में व्याप्त हो जाएंगी। क्लियर है स्टूडेंट? चले आगे। देखो इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पे शो की गई है। देखो ये पोम का नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये पूरा उखेर के लिखी गई है, पेंटिंग की गई है। ये देखो यहाँ पे ट्री भी बनाया गया है, ये देखो ये ट्री बनाया गया है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं ना पोम में बार बार, वो ट्री देखो यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। और देखो ये मानव को शो किया गया है, क्योंकि ये सारी जितनी भी बुराइयां हैं या गुड वर्चूज हैं वो है किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। ये देखो रूट शो की गई है, और इस तरीके से ये एक इमेज शो की गई है, और इमेज के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि कैसे इस ट्री पे डिसीट, धोखे के फल लग रहे हैं, ठीक है। इसी ट्री की जो थिकेस्ट शेड है, परछाई है, उसके अंदर जो रैवन है वो अपना नेस्ट बना रहा है। रैवन मतलब जो क्रो है, क्रो मतलब जो कोआ है, वो अपना नेस्ट बना रहा है। कहने का मतलब कोआ किसका सिंबल है? बैड ओमेन का है, मतलब बुरे भाग्य का सिंबल है, डेथ का है, बुराइयों का सिंबल है। मतलब ये सारी बुराइयां पनप रही है और उस पे फल भी लग रहे हैं जो खाने में बड़े मीठे लगते हैं। कहने का मतलब है गलत कार्य जब करता है इंसान अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिश लव के लिए, तो उसको क्षणिक लाभ तो जरूर मिलता है। इसलिए बोला गया है जो डिसीट का फ्रूट है वो खाने में बड़ा टेस्टी है, स्वीट है, मीठा है, और दिखने में कैसा है? वो रूडी है, मतलब जैसे पका हुआ फल नहीं होता, थोड़ा लाल सा दिखता है, वैसा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो ये इमेज आपके दिमाग में क्लियर होगी तभी ये पोम समझ में आएगी। इस ट्री का मतलब दिमाग में इमेज बनाओ तुम, और फिर ये रूट्स जिसकी जिक्र किया गया है, ठीक है। ह्यूमैलिटी कैसे, मतलब क्रुएलिटी के ट्री के नीचे ह्यूमैलिटी पनप रही है। विनम्रता क्रुएलिटी के नीचे कैसे पनप सकती है? लेकिन ये बताया गया है यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं, केवल आडंबर करते हैं अच्छा बनने का, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आई बात समझ में? चले आगे। अब देखो, the gods of the earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. Very, very important. अभी जो ट्री का अपन ने जिक्र किया है ना, जिसपे डिसीट के फल लगते हैं, धोखे के फल लगते हैं,
ठीक है, जो कि खाने में मीठे होते हैं, और उसके अंदर जो रावण है वो अपना नेस्ट बना रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, द गॉड्स ऑफ अर्थ एंड सी, मतलब जो देवता हैं पृथ्वी के और समुद्र के देवता हैं। सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है लुक फॉर या खोजना, थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, वो पूरे नेचर में, पूरी प्रकृति में इस ट्री को ढूंढ रहे हैं कि ऐसा जो ट्री है जिसपे धोखे के फल लग रहे हैं उसको ढूंढ रहे हैं, है ना। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन, वेन मतलब यूजलेस, व्यर्थ। लेकिन उनकी ये जो खोज है वो उसका कोई परिणाम ही नहीं है, सारी यूजलेस हो गई, व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि इनको ये ट्री मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? दीज ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ये जो ऐसा ट्री है ये कहाँ पनप रहा है, जो मनुष्य है उसके ब्रेन में, उसके ब्रेन में पनप रहा है। और वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको वो मिला ही नहीं। यदि मिलता तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, ये तो मानव के मस्तिष्क की उपज है ये सारी चीजें, इसलिए ये कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये तो इंसान के अंदर है, उसके दिमाग के अंदर ग्रो हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक, यहाँ तक हमारी ये पोम फिनिश होती है, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। आ गई बात समझ में? यहाँ पे जितनी भी, देखो द डिवाइन इमेज में तो हमने जितनी भी पॉजिटिव वर्चूज थे वो डिस्कस किए थे, यहाँ पे उसका कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है, जस्ट उसका अपोजिट शो किया गया है। मतलब जो ये वॉल्यूम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें से द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पोम ली गई है, उसमें जो मानव के जितने भी डिस्टॉर्टेड वर्चूज हैं, मतलब जो विकृत हो गए हैं गुण, उनके बारे में बताया गया है। जबकि जो द डिवाइन इमेज है जो कि ली गई है, कौन से वॉल्यूम्स में से ली गई है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसमें पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बताया गया है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक हो गया ये कंप्लीट? चलो आगे चलते हैं। देखो ये छोटा सा नोट है, एक बार पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा, जो ब्लैक है उनकी जो पोइट्री लिखने की स्टाइल है उसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे क्या होगा हमारे दिमाग में और उनके बारे में जितनी भी इमेज है वो क्लियर हो जाएगी कि वो किस प्रकार के पोइट थे और किस प्रकार से अपनी पोइट्रीज को लिखा करते थे और उनको प्रस्तुत किया करते थे। लिखते तो सभी हैं, लेकिन इनका जो प्रस्तुत करने का जो तरीका था, पेंटिंग के साथ इनग्रेव करके चीज़ों को घेर के प्रस्तुत करना, वो बड़ा ही मतलब बहुत अच्छा था। आई बात समझ में? देखो क्या लिखा गया है, ब्लैक्स पोएट्री वॉज पब्लिश्ड इन अ मैनर मोस्ट अनयूजुअल इन लिटरेचर एंड द आर्ट हिस्ट्री। मतलब जिस तरीके से ब्लैक की पोइट्रीज पब्लिश हुई, वो उस जमाने में लिटरेचर के अंदर और जो आर्ट हिस्ट्री के अंदर थी, बड़ी मतलब अलग तरीके से उन्होंने चीजों को प्रस्तुत किया था। ही पर्सनली मैन्युफैक्चर्ड ईच कॉपी, उन्होंने पर्सनली मतलब खुद हर एक कॉपी को मतलब मैन्युफैक्चर्ड किया। The verses were not typed but were with engraves that illustrates them cut into copper plates. उन्होंने केवल टाइप नहीं करवाया था, एक एक अक्षर को खुद इनग्रेव किया था। ठीक है, और वो कैसे, मतलब जो कट इनटू कॉपर प्लेट्स के अंदर कट करके उनको इनग्रेव करवाया गया था। इनग्रेव मतलब उखेरा गया था, केवल टाइप नहीं किया गया था। क्लियर है? द पेजेस themselves ही illuminated in water colors, और जो पेजेस हैं जो आपने अभी ऊपर देखे ना, जो पोम्स हैं उसमें कलर्स हैं, वो वाटर कलर उन्होंने खुद किए हैं, खुद ने किए हैं अपने हाथों से, इसलिए उनके लिए वर्ड यूज हुआ था पेंटर। Thus Black can be called the first multimedia artist, very very important, अंडरलाइन कर लेना कि इसलिए उनको फर्स्ट मल्टीमीडिया आर्टिस्ट भी कहा जाता था या जाता है। क्लियर है? चलें आगे। देखो लैंग्वेज वर्क में दो चीजें दी हुई है, एक बार रीड कर लेते हैं, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अच्छा रहेगा। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सर्टन वर्ड्स इन द पोम हैव बीन कैपिटलाइज्ड। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे पिटी है, मर्सी है, पीस है, लव है, इनका जो स्टार्टिंग लेटर है उसको कैपिटल में लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखा गया है। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन फॉर दिस? जैसा कि मैंने बताया था इसका रीजन क्या है, क्योंकि इन सबको पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए बाकायदा हर एक लेटर, जैसे होता है ना कि जो प्रॉपर नाउन होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, उसका फर्स्ट लेटर हम बड़े अक्षर में लिखते हैं। इन द सेम वे ये जो वर्चूज हैं चारों, पिटी, पीस, लव एंड पिटी, पीस, मर्सी एंड लव, इनको भी कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्चूज क्या हुए हैं, पर्सोनिफाई किए गए हैं, इसलिए ऐसा किया गया। क्लियर है?
कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल चीज है कि कैसे मीटर्स में लिखा जाता है, पोम का तरीका क्या होता है और हमारी जो पोम है किस तरीके में लिखी गई है। तो इसके डेप्थ में नहीं जाना, एक बार इसकी थ्योरी आप रीड कर लो ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ सिलाइबल है, क्या मीटर होता है और जो हमारी पोम है पर्टिकुलर उसके बारे में क्या बताया गया है। काउंट द सिलेबल्स इन द लाइंस ऑफ द डिवाइन इमेज। जो डिवाइन इमेज पोम है उसके जो सिलेबस हैं, सिलेबल्स हैं, उसको आप काउंट करो। डू यू सी अ पैटर्न, उसमें आपको कोई पैटर्न दिखेगा। हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं आपको वो समझा देती हूँ। देखो, द फर्स्ट लाइन हैज 8 एंड द सेकंड लाइन हैज 6 सिलेबल्स। जो फर्स्ट लाइन है उसमें 8 सिलेबल्स है और जो सेकंड लाइन है उसमें 6 सिलेबल्स है। 2 सिलेबल्स मेक अ फुट। देखो, दो जो सिलेबल्स होते हैं उनसे मिलके एक फुट बनता है पोइट्री के अंदर, ठीक है। हियर द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द ईच फुट इज अनस्ट्रेस। अब जो फर्स्ट सिलेबस है फुट के अंदर एक अनस्ट्रेस है, मतलब उस पर स्ट्रेस नहीं दिया गया है। एंड द सेकंड सिलेबल हिज स्ट्रेस, मतलब जब बोलते हैं तो उस पर स्ट्रेस दिया गया है। डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है जस्ट फॉर नॉलेज, ध्यान रखना। चले आगे, अब आते हैं, देखो क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर, बुक का नाम गिवन है विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पोम्स बाय ब्लैक। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया है, जितने भी हार्ड वर्ड्स मुझे लगे इस पोम में हैं, दोनों में, द डिवाइन इमेज एंड द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी हार्ड वर्ड लगे हैं कि बच्चों को तकलीफ हो सकती है इसको समझने में, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ग्लोसरी के फॉर्म में आपके लिए। उसके बाद इसके एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस है वो भी हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। चलते हैं, देखो कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद। फर्स्ट जो पोम थी द डिवाइन इमेज, उसके हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टू मर्सी, पिटी से लेकर ड्वेलिंग टू, ये जितनी भी पोम है इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स आए वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो इंग्लिश का वर्ड है मैंने डिस्ट्रेस वो लिखा है, उसका कैसे हम अनुवाद करते हैं वो लिखा है। उसके बाद इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है वो भी लिखा है और हिंदी में क्या मीनिंग है वो भी लिखा है। मैम, इतना काम किया है आपने, बिल्कुल आपकी सहूलियत के लिए ये सारा काम किया गया है, ताकि किसी भी बच्चे को, चाहे वो जीरो लेवल से उठना चाहे तो भी उसको सहूलियत रहे, वो इजीली इन चीज़ों को समझ पाए। क्लियर है स्टूडेंट? और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े, सारा स्टफ आपको एक ही जगह मिल जाए ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। ठीक है, करें अब डिस्कस। देखो, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है ग्रेट पेन, ग्रेट पेन का मतलब अत्यधिक पीड़ा। आई बात समझ में? वर्चूज, वर्चूज का मतलब होता है गुड एंड मोरल क्वालिटीज, मतलब अच्छे और नैतिक गुण, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्चूज बोलते हैं। केयर, केयर का यहाँ मतलब क्या है, अपनी कविता में क्या लिया गया है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा और देखभाल। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है क्लाइमेट और क्लाइमेट मतलब जलवायु। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है वर्शिप्स, प्रार्थना करना। टर्क, टर्क का मतलब होता है अ सिटीजन ऑफ टर्की, तुर्क जो टर्की में रहते हैं वो सिटीजन्स। ज्यू, ज्यू का मतलब होता है अ फॉलोवर ऑफ जुडाइज्म, यहूदी धर्म का अनुयायी, ये जू वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ड्वेल, ड्वेल मतलब टू लिव, टू रिसाइड मतलब निवास करना या रहना। ठीक है, इस वाली जो फर्स्ट फॉर्म थी द ह्यूमन, द डिवाइन इमेज, उसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। जो मुझे लगे कि आपको थोड़े से हार्ड लग सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। वैसे ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं नहीं इसके अंदर, काफ़ी इजी है यदि आपने एक बार समझ ली तो इसको। चलो, हमारी सेकंड पोम के जो हार्ड वर्ड्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पोम का नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पीटी वुड से लेके ये स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन तक ये पूरी पोम ही फिनिश हो रही है। तो सारे मैंने जो हार्ड वर्ड्स हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मर्सी, मर्सी का मतलब होता है काइंडनेस और दया। क्निट्स, क्निट्स का मतलब होता है वीव और जॉइंट्स टुगेदर, बुनना या जोड़ना से है। स्नेयर, स्नेयर मतलब होता है ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल। बेट्स, बेट्स मतलब होता है टेम्प्ट्स एंड लर्स, फंसाने का चारा या लालच देना। होली, होली मतलब होता है प्योर, प्योर मतलब पवित्र। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, हम्बलनेस मतलब विनम्रता। डिसमल मतलब ग्लूमी और डिप्रेसिंग, निराशाजनक या उदास। मिस्ट्री, समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और रहस्य, ऐसी चीज जो समझने में बड़ी कठिन हो उसको बोलते हैं ना मिस्ट्री है, रहस्य है। ठीक है। कैटरपिलर मतलब लार्वा, एक छोटा कीट
जो होते हैं छोटे छोटे कीट होते हैं उनसे लिया गया है हमारी कविता के अंदर। डिसीट, डिसीट मतलब होता है डिसऑनेस्टी, छल या धोखा। क्लियर है? रडी, रडी मतलब होता है रेडिश इन कलर, लालिमा लिए हुए। रावण, रावण मतलब होता है ब्लैक क्रो या फिर कोआ। साउथ, साउथ मतलब होता है लुक्ड फॉर, खोजा या तलाश किया। वेन, वेन मतलब होता है यूजलेस, मतलब व्यर्थ। क्लियर है? यहाँ पे जो हमारी दोनों पोम्स थी उसके जितने भी कठिन शब्द हैं हमने लाइन टू लाइन पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। मैम ये कौन से क्वेश्चन आंसर्स है? जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स गिवन है वो हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। उसके दो फायदे हैं। एक तो जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम इस क्वेश्चन से अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। कहने का मतलब है यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, उसका आंसर आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है, इसका मतलब जो आपने कविताएं पढ़ी है वो आपके दिमाग में उसका जो थीम है वो एकदम क्लियर है। लेकिन यदि क्वेश्चन पढ़ के आपको चीजें समझ नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी है। एक बार वापस जाके उस कविता को देखें ताकि सारे डाउट्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा जो फायदा है वो है कि जो बोर्ड में क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है वो लगभग आपकी इसी बुक से इंस्पायर्ड होके आता है। तो आपको बोर्ड में भी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो सहूलियत रहेगी और बड़ा इजीली आप कर पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चले हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, चलते हैं। How are these two matched poems related to each other in content? मतलब ये जो दोनों पोम्स है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का जो दूसरा पार्ट है, हाउ इज द ह्यूमन बीइंग डिसअपॉइंटेड इन द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड हाउ ही शी इज डिपिक्टेड इन द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। दोनों में क्या क्या मतलब ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया है। डू वी फाइंड बोथ एस्पेक्ट्स वर्किंग इन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। और ये पूछा है कि ये दोनों जो एस्पेक्ट्स बताए गए हैं द डिवाइन इमेज में और ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में, क्या एक एवरेज है ना औसत मानव के दिमाग में ये चीजें पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, आप अपने आप से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। गुड वर्च्यूज भी आपके अंदर हैं और बुरे वाले भी आपके अंदर हैं। क्लियर है? चलिए आंसर की तरफ। These two matched poems are related to each other in content because they show two contrasting but essential phases of human life. इन दोनों कविताओं में दो ह्यूमन लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इसेंशियल फेज हैं वो बताए गए हैं, लेकिन आपस में कैसे हैं? वो विरोधाभास वाले हैं। Both the poems tell us about the different virtues like pity, mercy, love and peace. दोनों पोम्स में ये जो वर्चूज हैं उनका जिक्र हुआ है, जैसे पिटी, मर्सी, लव एंड पीस, लेकिन दोनों का कॉन्टेस्ट क्या है? अलग अलग है। इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस अ ह्यूमन बीइंग इज डिपिक्टेड एज इनोसेंट। जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वॉल्यूम का नाम है जिसमें से हमारी पोम द डिवाइन इमेज ली गई है, उसमें इंसान को कैसा बताया गया है? एकदम इनोसेंट बताया गया है, मतलब मासूम बताया गया है, प्योर, स्पिरिचुअली क्लोज टू गॉड, एकदम पवित्र बताया गया है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है। एंड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, और नेचर के साथ बड़ा हार्मनी के साथ रहता है, ऐसा बताया गया है। द ह्यूमन बीइंग इज फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड द सोशल इवल्स बट इन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। देखो जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है उसके अंदर जो मानव है वो लालच से दूर है और जो बुरे इवल्स हैं, सोशल इवल्स हैं, उनसे दूर है। लेकिन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर मैन इज शॉन फुल ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर आर नो डिवाइन वर्चूज। लेकिन जो सेकंड पोम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर जो मानव है उसके अंदर जो डिवाइन वर्चूज हैं, जो दिव्य गुण है, वो नहीं है। द ह्यूमन सोल हैज लॉस्ट इट्स इनोसेंस। सेकंड जो पोम है उसमें जो मानव है उसने अपनी मासूमियत खो दी है। जो मानव की आत्मा है वो कैसी हो चुकी है? विकृत हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। We find both the aspects working together in average human being because they take origin in human mind. Both innocence and experience coexist in an average human being. बिल्कुल, ये जो दोनों चीजें हैं वो एवरेज ह्यूमन माइंड में पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों ही जो बैड और गुड चीजें हैं दोनों ही इंसान, एक एवरेज इंसान में पाई जाती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसा मैंने बताया था पोम पढ़ाते हुए भी कि ये जो लाइंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है कि इन लाइन से आप क्या समझते हैं। कौन सी लाइन से, देखो पढ़ते हैं एक बार। For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. इसको आप एक्सप्लेन करें अपने खुद के वर्ड्स में। चलें आंसर की तरफ। The poet personifies mercy, pity, love and peace has the human qualities. जो कवि है उसने मानवीकरण किया गया है ये जो वर्चूज हैं जैसे मर्सी, पिटी, लव एंड पीस का। ठीक है। मर्सी लिव्स इन ह्यूमन हार्ट, जैसे कि मैंने बताया था जो दया है वो मनुष्य के हृदय में रहती है। इट कम्स फ्रॉम विद इन, ये अंदर से आती है। वेयर एज पिटी सीन ऑन द ह्यूमन फेस, वहीं जो पिटी है, दया है, वो मनुष्य के फेस पे मतलब चेहरे पे दिखाई देती है, मतलब वो बाहरी चीज है। इट इज एन एक्सटर्नल एक्सपीरियंस ऑफ द फीलिंग ऑफ हर्ट, जो हर्ट है, जो हृदय की एक्सटर्नल फीलिंग है, ये जो हम अपने फेस पे जो चीज दिखती है, इमोशन जो फेस पे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। किसके बारे में बोला गया है? पिटी के बारे में बोला गया है। लव मेक्स ह्यूमंस डिवाइन, और जो लव है, जो प्रेम है, जो ह्यूमन है, मानव है, उसको डिवाइन बनाता है, दिव्य बनाता है, ईश्वरीय बनाता है। एंड द पीस ही इज कंसिडर्ड टू बी ह्यूमन ड्रेस, और जो पीस है, शांति है, उसको मनुष्य का आवरण बोला गया है, वस्त्र बोला गया है, ड्रेस बोला गया है। और इज शोन इन ह्यूमन कंडक्ट, क्योंकि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसकी कंडक्ट है, जो कर्म है, उसमें हमें पीस दिखाई देती है। थस गॉड इज प्रेजेंट इन मैनकाइंड थ्रू दीज वर्चूज, इस प्रकार जो भगवान है वो साक्षात रहते हैं मैनकाइंड में, मनुष्य के अंदर, इन सारे वर्चूज, इन सारे गुणों के रूप के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? चले आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन द ह्यूमन ब्रेन? जो हमारी सेकंड पोम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, तो उससे लिया गया है कि कैसे ये जो वर्चूज हैं वो विकृत हो चुके हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर, मानव के मस्तिष्क के अंदर। क्लियर है? चले आंसर की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव आर डिवाइन वर्चूज। जो हमारे कवि है उनके हिसाब से ये मर्सी, पिटी, पीस, ये जो वर्चूज हैं कैसे हैं? डिवाइन है, ईश्वरीय हैं। बट इन द ह्यूमन ब्रेन दे बिकम डिस्टॉर्टेड बाय फियर, ईगो एंड सेल्फिशनेस। लेकिन जो दिमाग है, ब्रेन है ह्यूमन का, उसके अंदर ये विकृत हो चुके हैं। क्यों? फियर की वजह से, ईगो की वजह से, या सेल्फिशनेस की वजह से। मर्सी गिव्स राइज टू क्रुएलिटी, क्रूरता को जन्म दे रही है यहाँ पे मर्सी जो है, दया। पिटी इज बोर्न आउट ऑफ मेन मेड माइजरी, और जो पिटी है, दया है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? मनुष्य ने खुद ने जो माइजरी बनाई है वहां से उत्पन्न हो रही है। वाइल पीस इज डिस्ट्रॉयड बाय ज्वेलेसी एंड राइवलरी, और जो शांति है उसको नष्ट कर दिया गया है ज्वेलेसी और राइवलरी की तरह, मतलब ईर्ष्या की वजह से जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लव लूजेस इट्स प्योरिटी एंड टर्न्स इनटू पॉसेसिव एक्सप्लॉइटेशन, और जो प्रेम है उसने अपनी जो पवित्रता है उसको खो दिया है, और वो कैसा हो चुका है? पॉसेसिव एक्सप्लॉइटेशन, अगले का पॉसेसिवनेस के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण के रूप में कन्वर्ट हो गया है, मतलब लव के नाम पे ये किया जा रहा है। क्लियर है? किसी अगले मनुष्य का शोषण किया जा रहा है। थस इन बिटर आयरनी, तो कहने का मतलब ये है, द पोइट शोज हाउ लव, पिटी, mercy and peace get distorted and they are used as a cover for evil motives, मतलब ये जो गुड वर्चूज है उनको कवर के रूप में, evil motives मतलब जो बुरे मोटिव्स है उनको इनके नाम पे किया जा रहा है। क्लियर है? इस तरीके से ये जितने भी वर्चूज हैं वो विकृत हो चुके हैं जो मनुष्य का माइंड है उसके अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछना चाह रहा है। Black's poetry expresses one aspect of his multi-dimensional view of the human experience of mankind, once whole and happy, now fallen into discord and training from which it must be rescued. Explained with reference to these 2 points. देखो जो दो पोम्स है उसमें दो विरोधाभास आइडिया है वो दिए गए हैं। इन दोनों विरोधाभास जो आइडियाज हैं उनको हमें अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, करना है, मतलब कि डिवाइन इमेज में क्या जो वर्चूज है उनकी जो अस्तित्व बताया गया है, लेकिन इन द अपोजिट, इन द कॉन्ट्ररी, जो ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर अपोजिट व्यू एक्सप्रेस किया गया है, तो उसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। विलियम ब्लैक
presents a complex vision of humanity in these two poems. बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विजन बताया गया ह्यूमैनिटी का, मानवता का, इन दोनों कविताओं के अंदर। इन द डिवाइन इमेज, जो हमारी फर्स्ट पोम है डिवाइन इमेज, he presents mankind happy and possessing divine virtues like mercy, pity, peace and love, which reflects God's presence in the human being. कहने का मतलब ये है कि इस कविता के अंदर जो मैनकाइंड है, जो मानवता है, वो एकदम खुश है और उनके अंदर जो डिवाइन वर्चूज है वो है, जैसे कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। और ये सारे जो डिवाइन वर्चूज है वो प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि मनुष्य के अंदर अभी भी भगवान जिंदा है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको शो करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, ठीक है मैम। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, उसी के विरोध में, इन पोम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारी पोम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ही कौन है यहाँ पे, जो हमारे पोएट हैं विलियम ब्लैक, उन्होंने प्रेजेंटेड ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली फेसिंग क्रुएलिटी, टायरनी, हाइपोक्रेसी इन सोसाइटी। जो बैड वर्चूज हैं जो ह्यूमन बींग्स मतलब इस सोसाइटी में मतलब एक्सपीरियंस करता है, उसके बारे में बताया गया है। ब्लैक सजेस्ट दैट ईवल इज मैन मेड नॉट डिवाइन, और ब्लैक ने ये हमें बताया है कि जो ईवल है, जो बुरी चीजें हैं, वो कौन है, मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ना कि डिवाइन, गॉड के द्वारा ऐसे कुछ भी नहीं बनाया गया है। ये सब जो चीजें हैं, ईवल्स हैं, वो किसकी देन है, मनुष्य की खुद की देन है। Therefore, humanity must be rescued by restoring these virtues in their pure form. इसलिए ह्यूमैनिटी को रेस्क्यू करना चाहिए, जितनी भी डिवाइन जो ये वर्चूज हैं उनके प्योर फॉर्म में आपको उसको रिस्टोर करके आप ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारी ये दोनों पोम्स फिनिश होती हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, हार्ड वर्ड्स भी डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। देखो स्टूडेंट, जितने भी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं या हार्ड वर्ड्स हैं, इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपका मन हो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। और देखो, जिस किसी बच्चे ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, तो आज ही जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल मेरा फॉलो करें। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।